स्वागत है एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। विषय लेकर आया हूं भाषा का स्वरूप, प्रकृति एवं भाषा की विशेषताएं। आइए इस विषय पर बात करते हैं। विद्यार्थियों, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना, अपनी बात को किसी को प्रकट करना या व्यक्त करना। और भाषा को की परिभाषा को समझने के लिए, भाषा के स्वरूप को समझने के लिए एक सामान्य सी जो भाव या विचार प्रकट किया जाता है कि भाषा क्या है। भाषा के द्वारा मनुष्य, साधारण सी परिभाषा है, भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भाव विचार बोलकर या लिखकर दूसरों को व्यक्त करता है या प्रकट करता है, वह भाषा कहलाता है। भाषा विज्ञान के बड़े विद्वान हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, एक उनकी परिभाषा देते हैं और अच्छी से स्पष्ट हो जाएगा कि भाषा क्या होती है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना भाषा की परिभाषा करते हुए कहते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर एक दूसरे से विचार विनिमय करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है, सभी को आसानी से याद हो जाएगी। अब आइए जानते हैं भाषा की प्रकृति क्या है। भाषा की प्रकृति, भाषा नदी की तरह प्रवाहमान है, बहती रहती है, चलती रहती है, निरंतरता से चल रही है, आदि काल से अब तक चली आ रही है, अनंत काल से। नदी अपने गुण व प्रकृति होती है, नदी के अपने जैसे गुण और प्रकृति होती हैं, वैसे ही भाषा के भी अपने गुण और प्रकृति होती है। जैसे नदी अगर ढलान पे होकर तीव्रता से दौड़ती है, पत्थरों में तो कटाव कम करती है, लेकिन रेतीले में ज्यादा मिट्टी को काटती है, अपने अनुसार जो है ढलान के अनुसार वो मुड़ जाती है। और जैसे नदी के गुण हैं कि नदी का जो पानी है ऊंचे से नीचे की ओर बहता है, ऐसे ही भाषा जो कठिनता से सरलता की ओर बहती है। और नदी से बहुत सारे गुण भाषा के मिलते हैं। वो प्रवाह, उसका बहाव कठिनता से सरलता की ओर, और उसके गुण और प्रकृति का भी मेल खाते हैं। जिस प्रकार नदी निरंतरता से चलती है, निरंतर है, वैसे भाषा भी निरंतर है, वो कठिनता से सरलता की ओर चलती है। और समाज में चलायमान है। धरती किस पे, ये भूस्थल पर तो चलती है या प्रवाहमान रहती है, और भाषा कहाँ पे चलायमान रहती है, वो समाज में, समाज के लोगों के बीच में। और वो कैसे कि एक पीढ़ी अपनी पहली पीढ़ी से भाषा सीखती है और अपनी आने वाली अगली पीढ़ी को वो भाषा सौंपती है। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने की, समयानुकूल या परिवेश अनुकूल कुछ बदलाव अवश्य आते हैं भाषा में। जैसे भाषा विज्ञान का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो वो समय के हिसाब से लगातार प्रत्येक भाषा में, संसार की प्रत्येक भाषा में बदलाव आए नजर आते हैं, वो समयानुकूल होते हैं। उसका कारण है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर चल रही है, इसलिए कठिन शब्द विलुप्त होते जाते हैं और नए नए शब्द जो है भाषा में सम्मिलित होते रहते हैं। तो भाषा वैज्ञानिकों ने दो रूप बताए, मौखिक रूप और लिखित रूप। लेकिन एक रूप और होता है, वो सांकेतिक रूप होता है। मौखिक रूप, जब हम अपने विचार मौखिक रूप से किसी व्यक्ति को प्रकट करते हैं बिना लिपिबद्ध किए, और जब हम आपस में बातचीत द्वारा या विभिन्न वीडियो द्वारा या विभिन्न ध्वनियों द्वारा जब अपनी बात करते हैं, वो मौखिक रूप है। लेकिन जब हम अपनी बात को लिपिबद्ध करके किसी कागज पर, किसी पत्र पर या किसी कंप्यूटर, ईमेल इत्यादि के माध्यम से लिखित रूप में प्रकट करते हैं, तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। एक होता है सांकेतिक रूप, कि संकेतों में भी किसी बात को कहा जाता है। जैसे सांकेतिक भाषा होती है, जैसे रोड की लैंग्वेज होती है, यातायात के नियमों की लैंग्वेज होती है, आर्मी की होती है, बहुत सारे जो है किसान की अपनी जो है सांकेतिक भाषा होती है।
तो ये भी सांकेतिक भाषा के रूप हैं। भेड़ बकरी चराने वाले की अपनी सांकेतिक भाषा है। तो भाषा के वो भी रूप हैं, लेकिन भाषा वैज्ञानिकों ने मौखिक और लिखित रूप दो को ही सम्मिलित किया है। ये भाषा की प्रकृति में। अब आइए जानते हैं भाषा के विविध रूप क्या है। भाषा का सबसे पहला रूप होता है उपभाषा भी बोलते हैं इसको, लहजा भी बोलते हैं, उच्चारण का तरीका है या बोलने का तरीका, या इसको आंचलिक रूप, देहाती रूप, और इसको अंग्रेजी में एक्सेंट बोलते हैं। ये एक क्षेत्र विशेष में एक भाषा वो किसी बोलने को या भाषा को बोलने का पहला तरीका होता है। जैसे अगर हम अपने हरियाणा में भी किसी भी क्षेत्र की ले, चाहे हम गोरवी का लें, बागड़ी का लें, बांगरू का लें, अहिरवाड़ी का लें, तो कहीं ना कहीं उसका जो एक क्षेत्र होता है वो सीमित दायरा है, सीमित संख्या है उन लोगों की, बोलने वालों की। और वो रूप जो है अपने आसपास के जो रूप हैं, अपने आसपास के जो लहजे हैं, उच्चारण करने के जो तरीके हैं, उनसे अलग होता है। जैसे बांगरू में बोलते कड़ा है, बागड़ी बोलते काठा है। तो ये जो है रोहतक साइड में जो कित है, ये उपरूप है उच्चारण के तरीके, या आंचलिक रूप कहिए, उच्चारण का रूप कहिए, लहजा की, उपभाषा की। भाषा का पहला रूप होता है। उसके बाद होता है बोली। जब एक रूप अपने आसपास के क्षेत्रों में, जब एक लहजा या एक एक्सेंट अपने आसपास के क्षेत्रों में इतना विकसित हो जाता है और इतना प्रभावी हो जाता है, और वो आसपास के क्षेत्रों में अपने पैर पसारने शुरू कर देता है, और उसमें उसका लोक साहित्य आ जाता है, और संख्या, बोलने वालों की संख्या उपरूप से अधिक हो जाती है, क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, और बोलने वाले लोगों की संख्या का विस्तार हो जाता है, और उसका लोक साहित्य पनपने लगता है, तो वो बोली का रूप ले लेता है। ये भाषा की दूसरी स्थिति। उसके बाद है भाषा का प्रतिष्ठित रूप या साहित्यिक भाषा, जिसको हम कह सकते हैं। प्रतिष्ठित रूप भी कह सकते हैं इसको भाषा का, और भाषा का विकसित रूप भी कहते हैं, साहित्यिक रूप भी कहते हैं। कि जब एक बोली अपने आसपास की बोलियों का प्रभाव दिखाते हुए नेतृत्व करने लगे, एक बोली अपने आसपास के क्षेत्र की बोलियों में प्रभाव दिखाते हुए उसका नेतृत्व करने लगे, और उसका प्रभाव अन्य बोलियों पर आने लगे, तो वो भाषा या प्रतिष्ठित भाषा या साहित्यिक भाषा का रूप ले रही होती है। और साहित्यिक भाषा बनने के लिए किसी भी बोली की उसकी लिपि विकसित हो जाती है, और लिपि विकसित हो जाती है तो उसका लिखित साहित्य भी विकसित हो जाता है। जो लोक साहित्य होता है वो भी लिखित रूप में आ जाता है, और भी लिखित साहित्य उसका हो जाता है। वो गद्य और काव्य दोनों प्रकार का हो सकता है। तो भाषा है, और भाषा का विभिन्न क्षेत्रों में जो है प्रयोग किया जाता है। उस क्षेत्र की बोली से बोलने वाले की संख्या अधिक होती है, उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, और एक भाषा के क्षेत्र में विभिन्न बोलियां जो है समाहित होती हैं, जिनका जो उसमें एक भाषा में उसके शब्द जो है समाहित हो जाते हैं। उसके बाद है मानक भाषा। जब कोई एक भाषा अपने देश प्रदेश से बाहर के देश प्रदेशों में जाकर अपना प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में दर्शाने लगे, जैसे मीडिया में, विज्ञान में, तकनीक में, व्यापार में, उद्योग में, जब उसका प्रभाव नजर आने लगे या उसके प्रयोग किए जाने लगे, तो वो भाषा अपने क्षेत्र से बाहर अपने प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में दिखा रही है, व्यापार, मीडिया, उद्योग, फिल्म उद्योग इत्यादि में, तो वो भाषा मानक स्तर की ओर जा रही होती है। हिंदी और अंग्रेजी दो जो भाषाएं हमारे देश में जिनका प्रयोग किया जाता है, ये दोनों ही भाषाएं मानक स्तर पर पहुंची हुई भाषाएं हैं, जो एक नहीं अनेक देशों में इनका प्रयोग व्यापार में, फिल्म जगत में, विज्ञान में, तकनीक में इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। मानक भाषा को अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद है राजभाषा। जिस किसी भी देश की जो भाषा है, उस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज या सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो उस देश की
उस क्षेत्र की राजभाषा कहलाती है। उसके बाद है मातृभाषा। जब कोई व्यक्ति अपने जन्म से अपने माता पिता का, अपने समाज की भाषा का प्रयोग, जिसमें वो बोलना सीखता है, पलता है, बढ़ता है और उस भाषा का प्रयोग वो करता है, वो उसकी मातृभाषा होती है। और हमारी मातृभाषा है हिंदी, और हमारी भारत की राजभाषा क्या है, वो भी हिंदी है भारतीय संविधान के अनुसार। उसके बाद है संप्रक भाषा। संप्रक भाषा वो भाषा होती है जब दो अन्य भाषाओं के लोग हैं और दो अन्य भाषाओं के लोग हैं, उनके बीच में बातचीत का माध्यम जो भाषा बनती है वो भाषा संप्रक भाषा होती है। जैसे एक पंजाब का व्यक्ति है और दूसरा है बंगाल का। अब इनके बीच की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी ही हो सकती है या हिंदी हो सकती है। जब ये दोनों बातचीत करेंगे तो इनके बीच की जो बातचीत वो दोनों की सुविधा है। संपर्क भाषा वो भाषा कही जाएगी, ये नहीं है कि पंजाबी वाले को अंग्रेजी आती है इसको नहीं आती, नहीं, जो भी हो जिसमें ये एक दूसरे को विचार आदान प्रदान कर पाए वही इनकी भाषा संपर्क भाषा होगी। उसके बाद है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वो होती है जो विभिन्न संकेतों द्वारा, जैसे लिपि चिन्हों द्वारा, विभिन्न संकेतों द्वारा, कि जैसे तीर के निशान से इधर जाएगी, या इस प्रकार ये जो है दिखाया जाता है ये हार्ट की बात, या बहुत सारे जो संकेत है जिनके माध्यम से उंगली के हिसाब से ये किया जाता है कि उधर जाइए, इधर आइए। इस प्रकार जो है ये बहुत सारे जो संकेत हैं जिनके माध्यम से विचार प्रकट किए जाते हैं, समझाए भी जाते हैं और समझे भी जाते हैं, वो सांकेतिक भाषा होती है। उसके बाद है कूट भाषा। कूट भाषा वो भाषा होती है जो किसी क्षेत्र विशेष में या तो उसके क्षेत्र विशेष में उसका प्रभाव होता है। जैसे हम आर्मी की बात करें या पुलिस वालों की बात करें, वो जो है वायरलेस द्वारा जो बात कर रहे होते हैं वो उनके जो है कूट भाषा है। इसी प्रकार किसान की भाषा और इसी प्रकार भेड़ बकरी चराने वाले की भाषा, ये भाषाएं कूट भाषा में गिनी जाएंगी। कि जब ऐसी भाषा जिसको किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है और उस विदेश विशेष वो उद्देश्य जो है वही लोग जानते हैं, उस भाषा का अर्थ और उस भाषा को समझने की क्षमता उन्हीं लोगों में होती है। जैसे किसान की भाषा है, हरियाणा में आ और बर होता है। आ बर जब बैलों को हाँकते थे हल चलाने वाले, मूव टू राइट, मूव टू लेफ्ट इनका अर्थ होता है। इसी प्रकार भेड़ बकरियों को चराने वाले वो जो भाषा बोलते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं, आर्मी वाले जो भाषा बोलते हैं वायरलेस में, चाहे पूरी भीड़ खड़ी हो किसी चौक चौराहे के शहर में, लेकिन पुलिस वालों के जो संकेत होते हैं, जो कूट भाषा होती है वो पुलिस वाले ही समझते हैं कि पूरे शहर में कहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो कूट भाषा के अंतर्गत आती है। अब आइए जानते हैं भाषा की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता भाषा पैतृक संपत्ति। किसी जैसे हमारे घर, जमीन, जायदाद या पैसा पिता द्वारा पुत्र को उत्तराधिकार के रूप में मिलता है, लेकिन भाषा ऐसी नहीं होती। कि भारत भूमि पर पैदा हुआ बच्चा, चाहे वो बंगला बोलता हो, पंजाबी बोलता हो, अगर उसको इंग्लैंड अमेरिका में जन्म के बाद भेज दिया जाए तो जरूरी नहीं कि वो पंजाबी, बंगला या हिंदी बोलेगा, वो वहां की भाषा बोलेगा। इसलिए भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। उसके बाद दूसरा है भाषा परंपरागत होती है। भाषा मनुष्य अपनी जो समाज की जो परंपरा चली आ रही है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, जैसे हमने ऊपर कहा था कि एक पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से भाषा सीखती है और अगली पीढ़ी तक
वो अपनी भाषा पहुंचाती है। ये एक परंपरा है और निरंतर प्रवाहमान है, चलायमान है, ये परंपरा लगातार चलती आ रही है। उसके बाद भाषा का अगला जो गुण है, अगली जो विशेषता है, भाषा अनुकरण से अर्जित की जाती है। भाषा को बच्चा जो है जन्म से अपने माता पिता से सीखता है, उसके बाद वो समाज से सीखता है, उसके बाद स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपने टीचर से उसके रूप सीखता है। और ये भाषा अनुकरण से अर्जित की जाती है, यानी कि कमाई जाती है, सीखी जाती है। भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा का जो प्रयोग है, सबसे ज्यादा भाषा का प्रयोग कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं करता, भाषा का प्रयोग बहुत बड़ा समाज कर रहा है। इसीलिए भाषा को हम एक सामाजिक वस्तु के रूप में देखते हैं। भाषा सामाजिक है क्योंकि भाषा का निर्माण और भाषा का बदलाव करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ समाज के है, क्योंकि समाज के लोग ही भाषा के नए नए शब्दों का निर्माण कर रहे होते हैं। ये पता नहीं लगता कि कौन कब किस शब्द का निर्माण कर गया और कैसे शब्द विलुप्त होते जा रहे हैं। वो समाज ही तय करता है कि भाषा का निर्माण और भाषा के शब्दों की विलुप्तता समाज में ही होती है, इसलिए भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा परिवर्तनशील है। अगला पॉइंट है कि भाषा निरंतर, जैसे नदी प्रवाहमान रहती है, निरंतर चलती रहती है, वैसे भाषा भी जो है लगातार चलती रहती है। और उसके चलने में, जैसे नदी का अगर तीखा ढलान हो, पहाड़ में हो, तो उसका बहाव तेज होता है और जब समतल मैदान पे आती है तो उसका जो बहाव है थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। ठीक वैसे ही इसमें भी परिवर्तन आते हैं, लेकिन यहाँ परिवर्तन है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर जो है जा रही होती है और भाषा निरंतर परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि उसके शब्दों में बदलाव आता है और दूसरी भाषाओं के जो शब्द आते हैं तो उनमें भी जो उच्चारण करने में आसान शब्द है वो उस भाषा में रच बस जाते हैं, और जो उसके मूल शब्द होते हैं किसी भी भाषा के, वो मूल शब्द बोलने में अगर उच्चारण करने में कठिन है तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। और इसलिए संसार की प्रत्येक भाषा धीरे धीरे जो है परिवर्तित होती रहती है और एक भाषा से दूसरे भाषा के शब्दों को अपनाती रहती है, इसलिए ये परिवर्तन लगातार चलते रहते हैं। उसके बाद भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं, भाषा लगातार चलायमान है और भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है कि भाई ये शब्द है, इसके बाद कोई शब्द ही नहीं हो सकता। समय के अनुसार, परिवेश के अनुसार लगातार नए नए शब्द बनते रहते हैं, पुराने शब्द विलुप्त होते रहते हैं, इसलिए भाषा का कोई अंतिम रूप ही नहीं है। कोई ये कह ही नहीं सकता कि भाषा का ये शब्द अंतिम शब्द है या ये वर्ण, चाहे वो व्याकरणिक नियम हो, चाहे उनके विभिन्न जो है विभिन्न प्रकार के जो अलंकार शास्त्र हो या अन्य जो शिल्पगत बातें हो, तो उनमें कोई अंतिम रूप नहीं है। लगातार नए नए शोध होते रहते हैं, इसलिए भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं कहा जा सकता। भाषा में लगातार बदलाव आते रहेंगे। उसके बाद है भाषा कठिनता से सरलता की ओर चलती है। ये बात हम ऊपर भी करके कह के परिवर्तनशील, एक तरह से उसकी पुनरावृत्ति है पॉइंट की, लेकिन भाषा हमेशा जो है जो रूप कठिन होता है वो धीरे धीरे विलुप्त होता जाता है। जैसे संस्कृत में कर था, फिर हस्त हो गया, फिर हाथ हो गया, अब हाथ भी मुश्किल लगे शब्द लग रहा है तो अब क्या हैंड बोलने लगे। इसी प्रकार पहले स्कूल को पाठशाला बोलते थे, उसके बाद विद्यालय बोलने लगे, अब स्कूल हो गया, अब इसके बाद भी शायद कोई न कोई नया शब्द भविष्य में आ सकता है। इसलिए कठिनता से सरलता की ओर, जहां उच्चारण करने में कोई भी अनपढ़ से अनपढ़ माँ बाप अपने बच्चों को ये नहीं कहता कि मैं महाविद्यालय में अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, महाविद्यालय में अपने बेटे को पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, या विश्वविद्यालय। तो महाविद्यालय के लिए कॉलेज शब्द और विश्वविद्यालय के लिए यूनिवर्सिटी शब्द जो है अनपढ़ आदमी के लिए सरल हो गए हैं। उसके बाद है भाषा मानवीय कला है, कि भाषा को मनुष्य अपनी कलात्मक तरीके से वो बोलकर भी, लिखकर भी जो है प्रकट करता है। और भाषा के चाहे बोलने का रूप हो, चाहे उच्चारण करने का रूप हो, वो विभिन्न कलात्मक तरीके से भाषा को सरलता से या कठोरता से कौन किस रूप में प्रकट करना है या सौम्यता से प्रकट करना है, भाषा के विविध रूप हो सकते हैं। भाषा को किस या तीव्र ध्वनि में बोलना है या धीमी ध्वनि में बोलना है, भाषा का प्रभाव किस शब्द को किस तरीके से उच्चारण करना है, वो उसी अनुरूप उसके अर्थ भी सामने वाला ग्रहण करता है। इसलिए मानव जो बोलता है और जो बोलने का तरीका है वो भाषा में अपने आप एक कलाकृति है।
उसके बाद भाषा नियमबद्ध है कि संसार की प्रत्येक भाषा उसका अपना एक व्याकरण होता है, उसके अपने नियम होते हैं, उसके अपने जो क्रिया क्रम विशेषण होते हैं, और उसमें अपने वचन लिंग इत्यादि होते हैं, और प्रत्येक भाषा विभिन्न नियमों पर चलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से हम भाषा का स्वरूप, भाषा की प्रकृति या विशेषताओं को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये व्याख्यान आपको अच्छा लगेगा। आप सभी का धन्यवाद।